हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो सब्जेक्ट है वो BHDC 113 जो कि हिंदी साहित्य पत्रकारिता है, इसके कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पहला प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछ सकता है। इसको कम से कम 250 से 300 शब्दों में लिखना पड़ेगा और इसके बाद भी 3 प्रश्न ऐसे बताएंगे जो 5-5 नंबर का पूछा जा सकता है और 5 टोटल कितना 25 नंबर का। टोटल 25 नंबर का उत्तर हम इस वीडियो में बताएंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 25 में से कोई भी, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आप इसको ये देख लेते हैं तो आपको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा लिखना क्या है इस टाइप के प्रश्न में। आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं। आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए, जब हम प्रश्न और उत्तर बताएँगे तो बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए जो भी बोलना होता है पहले ही बोल देते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न है साहित्यिक पत्रकारिता के स्वरूप विकास पर प्रकाश डालिए। साहित्य पत्रकारिता पत्रकारिता जो विकास हुआ है उनके स्वरूप पर प्रकाश डालना है इस प्रश्न में। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। आइए इसको जानते हैं। देखिए, हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग 1873 से 1900 तक चला। इस युग के एक छोर पर भारतेंदु का हरिश्चंद्र मैगनीज था और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त सरस्वती। इन 27 वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संख्या 300 से 350 से ऊपर है और ये नागपुर तक फैले हुए हैं। अधिकांश पत्र मासिक या साप्ताहिक थे। जो ये पत्र निकलते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, हरिश्चंद्र मैगनीज और या सरस्वती, ये सब साप्ताहिक निकलता था या मासिक में एक ही बार निकलता था। जब 1873 से 1900 ईस्वी के बीच में जो साहित्य पत्रकारिता का जो विकास हुआ तो वो उसका मेन जो जड़ था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, मासिक पत्रों में देखिए मासिक पत्रों में निबंध, नवल कथा जिसे उपन्यास भी कहते हैं, वार्ता आदि के रूप में कुछ अधिक अस्थायी संपत्ति रहती थी, परंतु अधिकांश पत्र 10 से 15 पृष्ठों से अधिक नहीं जाते थे। ये जो निकलते थे मासिक पत्र या उपन्यास या वार्ता, ये 10 से 15 पृष्ठ के होते थे और उन्हें हम आज के शब्दों में विचार पत्र ही कह सकते हैं। साप्ताहिक पत्रों में समाचारों और उन पर टिप्पणियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए, वास्तव में दैनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आग्रह नहीं था और कदाचित इसलिए उन दिनों साप्ताहिक और मासिक पत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। जो दैनिक समाचार पत्र निकलता था 1873 से 1900 के बीच में, जो समाचार पत्र निकलता था उसका उतना वैल्यू नहीं था जितना वैल्यू साप्ताहिक और मासिक पत्र जो निकाला जाता था। मासिक और साप्ताहिक पत्र का ज़्यादा वैल्यू हुआ करता था। देखिए आगे, उन्होंने जन जागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया था। उन्होंने उन्होंने मतलब कि जो साप्ताहिक पत्र निकलता था उसका जन जागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया था। जन को मतलब आदमी को जगाने में आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आइए आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के इन 25 वर्षों का आदर्श भारतेंदु की पत्रकारिता थी। कवि वचन सुधा जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगनीज जो 1874 में, श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका जो 1874, बाल बोधनी जो स्त्रीजन की पत्रिका थी जो 1874 में प्रकाशन हुआ था, के रूप में भारतेंदु ने इस दिशा में पथ प्रदर्शन किया था। उनकी टीका टिप्पणियों से अधिकारी तक घबराते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, इनके जो लिखते थे ये पत्रिका में, इनके टिप्पणियों से जो है जो अंग्रेज सरकार के अधिकारी थे वो भी घबराते थे। घबराते इसलिए थे कि उनके टीका टिप्पणियों में आज़ादी को लेकर ज़्यादा महत्व वो देते थे और उनका मतलब अंग्रेज सरकार का जो अधिकारी उनका विरोध करते थे। देखिए, और कवि वचन सुधा के पंच पर रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने भारतेंदु के पत्रों को शिक्षा विभाग के लिए लेना भी बंद करा दिया था। देखिए, इसमें संदेह नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र भी भारतेंदु पूर्णतः निर्भीक थे और उन्होंने नए पत्रों के लिए प्रोत्साहन दिया। हिंदी प्रदीप,
भारत जीवन आदि अनेक पत्रों का नामकरण भी उन्होंने ही किया। हिंदी प्रदीप हुआ, भरत जीवन, इनका नामकरण जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। देखिए, उनके युग के सभी पत्रकार उन्हें अग्रणी मानते थे। उनके युग में जो जितने भी पत्रकार थे उन्हें आगे मतलब भरतेंदु को एक गुरु के रूप में देखते थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, भरतेंदु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार आए उनमें प्रमुख थे। भरतेंदु के बाद जो भी पत्रकार आए उनको देखिए, जैसे पंडित रुद्रदत्त शर्मा जो भारत मित्र लिखे थे। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जो हिंदी प्रदीप लिखे थे 1877 में। दुर्गा प्रसाद मिश्र जो उचित वक्ता थे 1878। पंडित सदानंद मिश्र जो सार सुधा निधि लिखा गया था इनके द्वारा 1878 में प्रकाशन हुआ था। उसके बाद आए पंडित बंशीधर जो सज्जन कृति सुधाकर लिखे थे जो 1878 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम रंधन लिखे थे। अंधकंदाबनी 1881 में प्रकाशन हुआ था। देवकी नंदन त्रिपाठी जो प्रयाग समाचार लिखे थे 1882 में प्रकाशन हुआ। राधाचरण गोस्वामी भरतेंदु जो लिखे थे 1882 में प्रकाशन हुआ था। पंडित गौरीदत्त देवनागरी प्रचारक 1882 में प्रकाशन हुआ था। राज रामपाल सिंह जो हिंदुस्तान पत्र लिखे थे 1883 में इनका प्रकाशन हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र जो ब्राह्मण लिखे थे 1883 में प्रकाशन हुआ था। अंबिका दत्त व्यास जो पीयूष प्रवाह लिखे थे 1884 में प्रकाशन हुआ। बाबू रामकृष्ण वर्मा जो भरत जीवन लिखे थे 1884 में प्रकाशन हुआ। उसके बाद पंडित राम गुलाम अवस्थी जो शुभचिंतक लिखे थे 1888 में प्रकाशन हुआ। योगेश चंद्र बसु जो हिंदी बागवासी लिखे थे 1890 में प्रकाशन हुआ था। पंडित कुंदन लाल जो कवि एवं चित्रकार के द्वारा इनका पत्र हुआ करता था जो 1891 में प्रकाशन हुआ था। और बाबू देवकी नंदन खत्री एवं बाबू जगन्नाथ दास जो साहित्य एवं सुधानिधि लिखा गया था इनके द्वारा जो 1894 में इनका प्रकाशन हुआ था। देखिए, ये सब भरतेंदु के बाद जो भी थे और कौन कौन से पत्र प्रकाशित वो भी हम बताएं और कब प्रकाशन हुआ ये भी आप एक बार इसको अच्छे से और देखिएगा, ठीक है। उतना तो क्या कि एक बार में याद नहीं रहेगा, और यदि इसमें से 5 गो या 6 गो भी लिख देते हैं तो एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। देखिए आगे, 1895 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है। इस पत्रिका से गंभीर साहित्य समीक्षा का आरंभ हुआ और इसलिए हम इसे एक निश्चित प्रकाश स्तंभ मान सकते हैं। 1900 ईस्वी में सरस्वती और सुदर्शन के अवतरण के साथ हिंदी पत्रकारिता के इस दूसरे युग पर पटाक्षेप हो जाता है। देखिए, इन 25 वर्षों में हिंदी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई। प्रारंभिक पत्र शिक्षा प्रसार और धर्म प्रचार तक सीमित थे। भरतेंदु ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक दिशाएं भी विकसित की। उन्होंने ही बाला बोधिनी जो 1874 में प्रकाशन हुआ था नाम से पहला स्त्री मासिक पत्र चलाया। कुछ वर्षों बाद महिलाओं को स्वयं इस क्षेत्र में उतरते देखते हैं। भारत भागिनी जो हरदेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था जिनका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। उसके बाद सुगृहिणी जो हेमंत कुमारी द्वारा लिखा गया था जो 1889 में इनका प्रकाशन हुआ था। देखिए, इन वर्षों में धर्म के क्षेत्र में आर्य समाज और सनातन धर्म के प्रचारक विशेष सक्रिय थे। ब्रह्म समाज और राधा स्वामी मत से संबंधित कुछ पत्र और मिर्जापुर जैसे ईसाई केंद्रों से कुछ ईसाई धर्म संबंधी पत्र भी सामने आते हैं, परंतु युग की धार्मिक प्रतिक्रियाओं को हम आर्य समाज के और पौराणिकों के पत्रों में ही पाते हैं। देखिए, आज ये कदाचित उतने महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ते, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि उन्होंने हिंदी की गद्य शैलियों को पुष्ट किया और जनता में नए विचारों की ज्योति भी। इन धार्मिक वाद विवादों के फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्ग और संप्रदाय सुधार की ओर अग्रसर हुए। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, देखिए, और बहुत शीघ्र ही सांप्रदायिक पत्रों की बाढ़ आ गई। सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जातीय और वर्गीय पत्र प्रकाशित हुए और उन्होंने असंख्य जनों को वाणी दी। आज वही पत्र हमारी इतिहास चेतना में विशेष महत्वपूर्ण है, जिन्होंने भाषा शैली, साहित्य अथवा राजनीति के क्षेत्र में कई अप्रतिम कार्य किए हो। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी प्रदीप जो 1877 में उस टाइम जो लिखा गया था, ये सब देखिए, ये सब लिखा गया था, इसको हम बताएंगे। इसमें से कम 5 या 6 आप याद रखिएगा, ठीक है। हम 10 टू बताते हैं तो 6-7 आप लिखने का कोशिश कीजिएगा यदि आपके प्रश्न ये आ जाते हैं तो। देखिए, हिंदी प्रदीप जो 1877 में प्रकाशन हुआ। ब्राह्मण जो 1883 में। क्षत्रिय पत्रिका जो 1880 में।
आनंद कंदावनी जो 1881 में, भरतेंदु 1882, देवनागरी प्रचारक 1882, वैष्णव पत्रिका पश्चात पीयूष के बाद ये प्रकाशन हुआ था 1883 में, कवि के चित्रकार 1891, नागरी नीरद 1883, साहित्य सुधा निधि 1894 और राजनीतिक दृष्टि से भारत मित्र 1877, उचित वक्ता 1878, सार सुधा निधि 1878, भारतोदय दैनिक 1883, भारत जीवन 1884, भारतोदय दैनिक 1885, शुभचिंतक 1887 और हिंदी बंगवासी 1890 विशेष महत्वपूर्ण हैं। देखिए ये बताए 10-12, इसमें से 6-7 आप लिखने का जरूर याद करके लिखने का कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों में। देखिए आगे, देखिए इन पत्रों में हमारे 19वीं शताब्दी के साहित्य सिखों, हिंदी के कर्मठ उपासकों, शैलीकारों और चिंतकों की सर्वश्रेष्ठ निधि सुरक्षित है। यह क्षोभ का विषय है कि हम इस महत्वपूर्ण सामग्री का पत्रों की फाइलों से उद्धार नहीं कर सके। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, सदानंद मिश्र, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिका दत्त व्यास और बाल मुकुंद गुप्त जैसे संजीव लेखकों की कलम से निकले हुए न जाने कितने निबंध, टिप्पणी, लेख, पंच, हास, परिहास और स्केच आज में हमें अलग हो रहे हैं। आज भी हमारे पत्रकार उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने समय में तो वे अग्रणी थे ही। 20वीं शताब्दी की पत्रकारिता हमारे लिए अपेक्षाकृत निकट है और उसमें बहुत कुछ पिछले युग की पत्रकारिता की ही विविधता और बहुरूपता मिलती है। 19वीं सदी के पत्रकारों को भाषा शैली क्षेत्र में अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक और अंग्रेजी और दूसरी ओर उर्दू के पत्रों के सामने अपनी वस्तु रखनी थी। देखिए अभी हिंदी में रुचि रखने वाली जनता बहुत छोटी थी। धीरे धीरे परिस्थिति बदली और हम हिंदी पत्रों को साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते पाते हैं। इस शताब्दी से धर्म और समाज सुधार के आंदोलन कुछ पीछे पड़ गए और जातीय चेतना ने धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर लिया। आगे देखते हैं। देखिए आगे, फलतः अधिकांश पत्र साहित्य और राजनीति को ही लेकर चले। साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में पहले 2 दशकों में आचार्य द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती जो 1903 से 1918 के बीच में इनका प्रकाशन हुआ था का नेतृत्व रहा। वस्तुतः इन 20 वर्षों में हिंदी के मासिक पत्र एक महान साहित्यिक शक्ति के रूप में सामने आए। देखिए श्रृंखलित उपन्यास कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए, जैसे उपन्यास 1901, हिंदी नॉवेल 1901, उपन्यास लहरी 1902, उपन्यास सागर 1903, उपन्यास कुसुमजली 1904, उपन्यास सबाहार 1907, उपन्यास प्रचार 1912। केवल कविता अथवा समस्या पूर्ति लेकर अनेक पत्र 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में निकलने लगे थे। वे चल रहे समालोचना के क्षेत्र में समालोचक 1902 और ऐतिहासिक शोध से संबंधित इतिहास 1905 का प्रकाशन भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। परंतु सरस्वती ने मिसलेनी के रूप में जो आदर्श रखा था वह अधिक लोकप्रिय रहा और इस श्रेणी के पत्रों में उसके साथ कुछ थोड़े ही पत्रों का नाम लिया जा सकता है, जैसे भरतेंदु 1905, नागरी हितैषिणी पत्रिका, बांकीपुर 1905, नागरी प्रचारक 1906। देखिए ये जो बता रहे हैं इस टाइम के ये महत्वपूर्ण मतलब पत्र थे, याद रखिएगा। मिथिल मिहिर 1910 और इंदु 1909। देखिए सरस्वती और इंदु दोनों हिंदी की साहित्य चेतना के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है और एक तरह से हम उन्हें उस युग की साहित्यिक पत्रकारिता का शीर्षमणि कह सकते हैं। सरस्वती के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और इंदु के माध्यम से पंडित रूपनारायण पांडे ने जिस संपादकीय सतर्कता, अर्थव्यवस्था और ईमानदारी का आदर्श हमारे सामने रखा, वह हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ। चलिए ये बता दिए 10 नंबर का, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको मतलब देख के अच्छे से देखे होंगे। यदि एक बार में नहीं समझ आए तो फिर से देखिए, तो समझ के आप इसे लिख सकते हो और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा सब शब्द बताए हैं कि आगे कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको मिला के लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न।
जो 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार आया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है कम से कम 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। देखिए, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा जो है ये वर्ड, इससे आप क्या समझ सकते हैं, इस पर एक टिप्पणी लिखना। और टिप्पणी लिखने में आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए 5 नंबर दिया जाता है। 5 नंबर का ये प्रश्न आता है, कम से कम 150 से 200 शब्द में आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा। आइए इसको उत्तर देखते हैं। देखिए, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित एक हिंदी समाचार पत्र था। ये जो था हिंदी एक समाचार पत्र था, और इसमें क्या क्या दिया होता है उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को वाराणसी आरंभ हुआ, जो एक क्रांतिकारी घटना थी। यह, आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, उन्होंने अपनी पहली पुस्तक 1895 ईस्वी में श्री महिन स्रोत की रचना की, जो पुष्पदंत के संस्कृत काव्य का ब्रजभाषा में काव्य रूपांतरण है। द्विवेदी जी ने सभी पद्य रचनाओं का भावार्थ खड़ी बोली गद्य में ही किया है। उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है, इस कार्य में होशंगाबाद सत्य बाबू हरिश्चंद्र कुलश्रेष्ठ का जो संप्रात मध्य प्रदेश राजधानी नागपुर में विराजमान है, मैं परम कृतज्ञ हूँ। लिखने का जो कवि वचन सुधा था वो मानते हैं बाबू हरिश्चंद्र जो कुलश्रेष्ठ थे उनको ही यह परम कृतज्ञ मानते हैं इसको लिखने के लिए। देखिए, अपने आत्मनिवेदन में उन्होंने लिखा है, बचपन से मेरा अनुराग तुलसीदास की रामायण और ब्रजवासी दास की ब्रज विलास पर हो गया था। फुटकर कविता भी मैंने सैकड़ों कंठ कर लिए थे। होशंगाबाद में रहते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने मेरे उस अनुराग की वृद्धि कर दी। वहीं मैंने बाबू हरिश्चंद्र कुलश्रेष्ठ नाम के एक सज्जन से, जो वहीं कचहरी में मुलाजिम थे, पिंगल का पाठ पढ़ा। फिर क्या था, मैं अपने को कवि ही नहीं महाकवि समझने लगा। देखिए, देख लिए। और देखिए, एक इस पे भी टिप्पणी लिखने का था, अभ्युदय। देखिए, अभ्युदय, इस पे भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए कई बार पूछा जाता है। ये भी 5 नंबर के आते हैं, इसको भी देखिए। देखिए, अभ्युदय का अर्थ है सांसारिक सौख्य तथा समृद्धि की प्राप्ति। महर्षि कणाद ने धर्म की परिभाषा में अभ्युदय की सिद्धि को भी परिगणित किया है। भारतीय धर्म की उदार भावना के अनुसार धर्म केवल मोक्ष की सिद्धि का ही उपाय नहीं, परंतु ऐहिक सुख तथा उन्नति का भी साधन है। इसलिए वैदिक धर्म में अभ्युदय काल में श्राद्ध का विधान विविध है। रघुनंदन भट्टाचार्य ने अभ्युदय श्राद्ध को 2 प्रकार का माना है। एक है भूत, जो पुत्र जन्मादि का समय होता है, जिस टाइम पुत्र जन्म होते हैं उस टाइम का समय, और भविष्यत, जो विवाहादि के अवसर पर होता है। विवाहादि मतलब जिस टाइम विवाह होता है उस टाइम के अवसर पर हुआ जाता है। सारांश यह है कि वैदिक धर्म केवल परलोक की ही शिक्षा नहीं देता, परंतु वह इस लोक को भी व्यवहार की सिद्धि के लिए किसी भी तरह उपेक्षणीय नहीं मानता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, प्राचीन समय में लोग बहुत अधिक शक्तिशाली होते थे तथा राजा महाराजा अपनी सेना में कई शक्ति लोगों को रखते थे। आसपास के राज्यों में शक्तिशाली लोगों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करते थे, ताकि पड़ोस राज्यों पर अपना दबदबा कायम रख सके। परंतु आस पड़ोसी राज्य भी कहाँ कम थे। वे भी बढ़ा चढ़ाकर अपनी शक्ति लोगों का प्रचार करते थे। कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इस बात का फैसला जब तक मुकाबला नहीं हो कैसे बता सकते हैं कौन अधिक शक्तिशाली है। यह पता लगाने के लिए आसपास के कई राज्य मिलकर प्रतियोगिता आयोजन करने लगे। बस यहीं से खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी इसी तरह से हुई। प्राचीन समय में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, भाला फेंकना, तीरंदाजी, घुड़दौड़ और रथों की दौड़ आदि कई तरह के खेलों का आयोजन होता था। धीरे धीरे कई देशों से नए नए खेल एवं खिलाड़ी जुड़ने लगे एवं ओलंपिक की शुरुआत हुई। इसी तरह से ओलंपिक का भी शुरुआत हुआ था। देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। हालांकि ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन 1776 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि आखिरी बार इसका आयोजन 394 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसके बाद रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इसे मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में पहली बार ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। आज ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर साल में किया जाता है। देखिए, आइए दूसरा प्रश्न
आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपके 5 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है और 10 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसको हम 10 नंबर के लिए कवर कर लेते हैं। टोटल जो है आपको 20 नंबर का बता दिया है और ये 10 नंबर यानी 30 नंबर का प्रश्न आपको इस वीडियो में बता दिए हैं और ये आपको 10 नंबर से रिलेटेड ही बताएंगे, जिससे आप 5 नंबर का भी इसे लिख लेंगे यदि आएगा तो। आइए देखते हैं। देखिए साहित्य और पत्रकारिता का संबंध, साहित्य और पत्रकारिता का क्या संबंध है, उन पे टिप्पणी लिखना है। आइए जानते हैं इसको। देखिए पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है। अभी जो है पत्रकारिता आधुनिक व्यवसाय का जो है एक प्रमुख व्यवसाय बन गया है, जिसमें समाचारों को एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता आदि, और यूट्यूब भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फेसबुक हुआ, ये सब भी ऐड कर लीजिएगा। देखिए बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के, देखिए बदलते वक्त में जो है पत्रकारिता जो है एक तरह से एक व्यवसायीकरण के रूप में आ गया है। तो अब यहाँ पे पत्रकारिता धीरे धीरे नष्ट हो रही है और जो है सरकार के प्रति ज़्यादा निष्ठावान हो गई है, जिस कारण जो है वह एक व्यवसाय के रूप में अब काम करने लगी है, जो पहले ऐसा नहीं थी। देखिए बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर संबंधों ने पत्रकारिता की विषय वस्तु तथा प्रगति शैली में व्यापक परिवर्तन किए। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, देखिए वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता सरकारी गजट या नोटिफिकेशन बनकर रह गई है। लगभग सभी मीडिया संस्थान और चैनल दिन रात सरकार का गुणगान करते हैं। 21वीं सदी में दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर बात कर रही है, परंतु भारतीय मीडिया धर्म, जातिवाद, मंदिर मस्जिद की तथाकथित राजनीति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए भारतीय मीडिया जो है अभी फिलहाल में जो है ये सरकार के प्रति ज़्यादा गुणगान करती है। जो धर्म हुआ, मीडिया, जातिवाद हुआ, मंदिर मस्जिद हुआ, ये सब पे ज़्यादा चर्चा करती है। और जो दुनिया इससे अलग होकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी पे बात करती है, वहीं भारतीय मीडिया जो है धर्म, जातिवाद, मंदिर मस्जिद और तथाकथित राजनीति से ज़्यादा चर्चा करती है अपने डिबेट में। देखिए इस तरह की पत्रकारिता भारतीय समाज में अंधविश्वास, धार्मिक उन्माद, सामाजिक विघटन ही पैदा करेगी। वर्तमान समय में मीडिया की नज़रों में सेक्युलर, उदारवादी या संविधानवादी होना स्वयं में एक गाली हो गया है। देखिए आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आज़ाद के सपनों का भारत वाकई में बहुत खूबसूरत और खुशहाल है, और इस भारत को हम इस तरह अंधविश्वास तथा कथित धार्मिक उन्माद और जड़ता की ओर नहीं जाने देंगे। सामाजिक सरोकारों तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकारों में को व्यवस्था की दहलीज तक पहुंचाने और प्रकाशन की जनहितकारी नीतियों तथा योजना का समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वाह ही सार्थक पत्रकारिता कहलाती है। मतलब कहते हैं पत्रकारिता का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। देखिए पत्रकारिता को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा जो है पत्रकारिता का ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और ये देखिए यदि कुछ अच्छा से लिखना चाहते हैं तो आर्टिकल 19A में जो है पत्रकारिता का यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। देखिए पत्रकारिता ने लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान अपने आप नहीं प्राप्त किया है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने ही दर्जा दिया है। देखिए कोई भी लोकतंत्र, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त है जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अपनाए। पत्रकारिता के इतिहास पर नज़र डालें तो स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य था। मतलब आज़ादी के पहले जो है पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य जो है आज़ादी प्राप्त करना था, न कि सरकार का साथ देना। देखिए स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलनों और स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता ने अहम और सार्थक भूमिका निभाई। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता
के सूत्र में पिरोने के साथ साथ पूरे समाज को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़े रखा। आइए आगे देखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आप लोग इसे तोड़ तोड़ के देखने का कोशिश करिएगा। देखिए, इंटरनेट और सूचना के अधिकार जो RTI होता है ने आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अत्यंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध की और कराई जा सकती है। मीडिया आज बहुत सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। पत्रकारिता की पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक इस्तेमाल आमतौर पर सामाजिक सरोकारों और भलाई से ही जुड़ा है, किंतु कभी कभार इसका दुरुपयोग भी होने लगा है। मतलब कोई भी चीज़ वायरल कर देता है ये सब चीज़, तो ये सब गलत चीज़ है। देखिए, संचार क्रांति तथा सूचना के अधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण ने पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह बदल रख दिया है। विज्ञापनों से होने वाले अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफ़ी हद तक व्यावसायिक बना दिया है। मीडिया का लक्ष्य आज अधिक से अधिक कमाई का हो चला है। मीडिया के इसी व्यावसायिक दृष्टिकोण का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता के बजाय आज इंफोटेनमेंट ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है। इंटरनेट की व्यापकता और उस तक सार्वजनिक पहुंच के कारण उनका दुरुपयोग भी होने लगा है। इंटरनेट के उपयोगकर्ता निजी भड़ास निकालने और अंतर्गत तथा आपत्तिजनक प्रलाप करने के लिए इस उपयोगी साधन का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। यही कारण है कि यदाकदा मीडिया के इन बहुउपयोगी साधनों पर अंकुश लगाने की बहस भी छिड़ जाती है। गनीमत है कि यह बहस सुझावों और शिकायतों तक ही सीमित रहती है, उस पर अमल की नौबत नहीं आने पाती है। लोकतंत्र के हित में यही है कि जहां तक हो सके पत्रकारिता को स्वतंत्र और निर्बाध रहने दिया जाए, और पत्रकारिता का अपना हित इसमें है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं का उपयोग समाज और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने दायित्व के ईमानदार निर्वहन के लिए करती रहे। चलिए यहीं तक रहने देते। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।